होस्ट। आप देख रहे हैं सलीम भट्ट यूट्यूब चैनल। इसे आप लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स और लाइक्स भी ज़रूर दें। शुक्रिया नाज़रीन। सारा कॉनियल जो कि रूम की पार्लियामेंट की एक रुकन है, जो कि वैक्सीनेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, इसलिए इन्हें एंटी वैक्सीनेशन एक्टिविस्ट का नाम भी दिया जाता है। मई 2020 को इटली की पार्लियामेंट में स्पीच करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 की बीमारी एक फ्रेब और धोखा है। पिछले साल इनको 5 स्टार पार्टी से निकाल दिया था क्योंकि सारा वैक्सीन के बिल्कुल हक़ में नहीं है। इसके साथ नाज़रीन आगे चल के आप डॉक्टर अफजल की वीडियो को ज़रूर देखें, जिन्होंने कोरोना टेस्ट पॉजिटिव क्यों आता है, बहुत अहम डिटेल हैं, ज़रूर देखें। नाज़रीन अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। अगरचे इटली में कोरोना वायरस की वजह से कई लोग मौत के मुंह में चले गए, ये जानते हुए भी सारा कॉनियल ने क्वारंटाइन के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की। इटली की पार्लियामेंट का हिस्सा होने का फ़ायदा उठाते हुए सारा ने बिल गेट्स के ख़िलाफ़ बहुत ही हैरत अंगेज़ तकरीर की। ये कोई आम तकरीर नहीं थी जो अक्सर पार्लियामेंट में की जाती है। सारा ने इटली के कानूनदानों से रिक्वेस्ट की कि वो कोविड-19 की वैक्सीनेशन को कबूल ना करें। सारा ने मज़ीद कहा कि GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म, जो कि हमारी फसलों में इस्तेमाल होने वाली खाद है, और 5G टेक्नोलॉजी भी बिल गेट्स के शैतानी मंसूबे का हिस्सा है। उन्होंने सिर्फ बिल गेट्स पर उंगली उठाई और कहा कि ये अमीर सेठ दुनिया की आबादी को कम करने और सियासत में आमरीत यानी डिक्टेटरशिप के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन वैक्सीन की वजह से लाखों लड़कियों को अफ्रीका में बांझ बना चुका है और हज़ारों बच्चों को इंडिया में माजूर किया गया है। उन्होंने मज़ीद इटली की हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया कि लॉकडाउन करके आप लोग बिल गेट्स और डीप स्टेट वालों के मंसूबों को कामयाब करवा रहे हो। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की असल मकसद है कि टोटल कंट्रोल और हम सब को जीनी पैक्स और ग़ुलाम बनाकर हमारी खुदमुख्तियारी और आज़ादी को हमसे छीन लेना है। और ये यहाँ नहीं रुकी, बल्कि सारा ने इटली के प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की कि बिल गेट्स को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड में पेश किया जाए, और सारा के अल्फाज से कि अगली बार जब आप खिदमत गुजार शख्स बिल गेट्स की कॉल सुने तो उसे इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम वाली आलमी अदालत में भेज दें। तो नाज़रीन बोलने से कितना फ़र्क पड़ता है। अगर हम जैसे लोग बोलना छोड़ दें तो जो लोग पार्लियामेंट में जाते हैं वो भी कभी सच ना जान पाएँ, और हमारे बोलने से, आवाज़ उठाने से ईवानों तक आवाज़ पहुंच रही है। और बहुत बड़ी बात है कि आज के लोग जाग रहे हैं। ये ख़बर मेरे लिए बड़ी ख़बर है, और जो लोग इसे फ़ेक समझ रहे हैं, मैं उन्हें याद दिलाता चलूँ कि बिल गेट्स के ख़िलाफ़ इटली में ही नहीं बल्कि उसके अपने मुल्क अमेरिका में इस पर केस के लिए पिटीशन वाइट हाउस में दर्ज की गई थी, जिनमें 5,37,226 लोगों ने साइन किए हैं। दोस्तों, इस तरह सच को फैलाते रहो, एक दिन ये मार्का ज़रूर जीत जाएंगे और अल्लाह पाक ज़रूर इंसाफ करेंगे। आमीन। इसलिए हम चुप नहीं बैठेंगे, हम बोलेंगे जब तक हमारे मुंह में ज़बान है। हम सच्चाई का साथ देंगे और इंसानियत के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम को रोकेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन इजाज़त चाहूँगा, और लास्ट में आप डॉक्टर अफजल की आप रिपोर्ट ज़रूर देखें कि वो क्या बता रहे हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे।
इस वीडियो में मैं एक ऐसा मौजू पे बात करूंगा जिसके बाद मुझे बहुत हद तक यकीन है कि कुछ लोग जिनको इस वीडियो का नुकसान होगा वो ज़रूर इस वीडियो को YouTube से हटवाने की या रिमूव करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद दे सकती है तो आपने इसको डाउनलोड करके सेव कर लेना है, ताकि अगर ये YouTube से हटाई भी जाए तो आपके पास ये हो। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्या वजह है कि ये जो PCR टेस्ट है लोगों का बार बार पॉजिटिव आता है, चाहे वो अलामात से निकल आए हों और चाहे उनको काफ़ी दिन हो चुके हों और महीने से ज़्यादा हो चुका हो, लेकिन उनका PCR का टेस्ट बार बार पॉजिटिव आता है। और वो क्या एक ऐसी बात छुपाते हैं लैब वाले जिसके पता चलने से आपके अंदर का डर और खौफ ख़त्म हो सकता है। और इस बात को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीज़ समझाता हूँ। जी दोस्तों, जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूं उसको समझने के लिए सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को देखें। ये है कोरोना वायरस। इसकी ये जो बाहर रेड कलर की ये नज़र आ रही हैं, इसको हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन, और ये वही प्रोटीन है जिसकी मदद से ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है। और ये है लिपिड की बाइलेयर, ये है इसकी खोल जिसको आप कह सकते हैं, शेल कह सकते हैं। इसके अंदर है ये RNA, और ये वो RNA है कि जब ये इसकी मदद से हमारे सेल्स के साथ अटैच होता है और ये RNA हमारे जिस्म में चला जाता है, तो ये है वो RNA जो कि सबसे ज़्यादा तबाही करता है, जो हमारे जिस्म में जो भी प्रॉब्लम्स बनते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको बाकी प्रॉब्लम्स है, उनके लिए ये है वो RNA जिसके अंदर सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी डिटेल्स इसके अंदर पहले ही मौजूद हैं। अब जैसे ही ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है और हमला आवर होता है, तो हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम, जिसकी हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारा दिफाई निज़ाम है, और ये इम्यून सिस्टम इस वायरस के मुकाबले में एक आर्मी तैयार करता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। शुरू में वो पहले 10 दिन में एंटीबॉडी बनाता है जिसको हम कहते हैं IgM, और 10 से 12 दिन के बाद वो बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन G इस वायरस के खिलाफ। अब जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम, दिफाई निज़ाम एंटीबॉडीज बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन M और इम्यूनोग्लोबुलिन G, वो हमला आवर होती हैं इस वायरस के ऊपर। अब वो फौरी तौर पे इस वायरस को तोड़ देती हैं इसके मुख्तलिफ हिस्सों में। अगर आप यहाँ पे गौर करें कि जैसे ही ये वायरस हमारे जिस्म में एंटर हुआ और इसने कोशिश की कि वो इस RNA को हमारे सेल में भेजे ताकि ये हमें नुकसान पहुंचा सके, तो फौरी तौर पे हमारा दिफाई निज़ाम इसके ऊपर हमलावर होता है और इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ देता है। जैसे ये है इसका RNA जो ग्रीन कलर का है, ये ब्लैक कलर की इसकी लिपिड बाइलेयर है, उसको भी वो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, और इसकी स्पाइक जो प्रोटीन है जो वायरस ने इस्तेमाल की थी हमारे सेल के अंदर दाखिल होने के लिए, उनको भी अलहदा अलहदा कर देता है। अब ख़वातीन व हज़रात, इंतहाई अहम बात मैं आपको बताने लगा हूं, वो ये है कि जब ये वायरस पूरा एक खोल होता है, पूरी एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारे जिस्म के लिए इंतहाई खतरनाक है इसका ये RNA। लेकिन जब हमारा दिफाई निज़ाम इसको तोड़ देता है हिस्सों में, तो फिर ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता। इसका यही RNA जिसको हमारे दिफाई निज़ाम ने, हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज की मदद से मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दिया है, तो अब ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता RNA, चाहे ये हमारी जिस्म के अंदर ही हो। आप इसकी मिसाल लें एक बंदूक की शक्ल की। एक फर्ज करें कि एक बंदूक हो, वो किसी को भी फायर करके मार सकती है, लेकिन अगर आप उस बंदूक के मुख्तलिफ हिस्से आपस में अलहदा अलहदा कर दें तो बंदूक के वो हिस्से आपको किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो यही मिसाल है इस वायरस की, जिसको हमारा दिफाई निज़ाम जब तोड़ देता है तो इसके ये मुख्तलिफ हिस्से मौजूद होने के बावजूद हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन यहां पे आता है लेबोरेटरीज का एक घिनौना किरदार, वो मैं आपको अब बताता हूं। जी दोस्तों, अब जब लेबोरेटरी वाले हमारा ये टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं RT-PCR या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो वो हमारे नाक या गले से वो स्वैब लेते हैं या स्वैबिंग करते हैं, तो वो जो टेस्ट है वो ये दोनों जो RNA है, चाहे तो ये वायरस के अंदर मौजूद हो या टुकड़ों की शक्ल में पड़ा हो हमारे जिस्म में और नाक के हिस्से में या गले के हिस्से में, वो उन दोनों को पॉजिटिव बताता है, वो दोनों को डिटेक्टेड बताता है। इस सेल के इस टेस्ट के अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि वो फर्क कर सके कि ये खतरनाक शक्ल में मौजूद RNA है या ये वो RNA है जो पड़ा भी रहे अगर 2 महीने तो जिस्म को इसका कोई नुकसान नहीं है। वो दोनों की रिपोर्ट देता है पॉजिटिव, वो दोनों की रिपोर्ट देता है डिटेक्टेड। जी दोस्तों, तो आपने देखा कि अब आपको ये पता चला होगा कि क्यों आपका PCR टेस्ट
اس کے باوجود کہ آپ کی علامات ٹھیک ہو چکی ہیں اور بار بار پازیٹیو آ رہا ہے۔ اب میں لیبارٹری والوں کی بدنیتی کی بات صرف ایک خاص وجہ سے کر رہا ہوں۔ اگر آپ غور کریں کہ کسی ایک لیبارٹری کی یہ رپورٹ ہے PCR ڈیٹیکٹڈ کی، نیچے انگلش میں ایک ڈسکرپشن دی ہوئی ہے، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ ٹیسٹ نیگیٹو آ چکا ہے تو یہ مت سمجھیں کہ وائرس آپ کے اندر نہیں ہے۔ اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے ٹیسٹ پراپر نہ لیا ہو، آپ کا سویبنگ ٹھیک نہ کی ہو، ہماری کٹ کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے، اور یہ بھی پرابلم ہو سکتا ہے کہ وائرس آپ کے نیچے بیٹھا ہو حصوں میں اور اوپر نہ بیٹھا ہو۔ اس کو میں انگلش میں کہوں گا فیئر انف۔ لیکن آپ نے کہیں پہ ایک جملہ یہ درج نہیں کیا کہ اگر یہ پازیٹیو آ گیا ہے تو اس کی بھی کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ انہوں نے وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ خوف کا کاروبار کر رہے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ لوگ خوف زدہ رہیں گے اتنا زیادہ آپ یہ ٹیسٹ کروائیں گے، جتنے زیادہ آپ یہ ٹیسٹ کروائیں گے اتنی زیادہ ان کی تجوریاں بھریں گی۔ ابھی وہ اربوں پاکستانی روپیز کما چکے ہیں اس PCR ٹیسٹ کے اوپر۔ ان کو پتا ہے کہ جب تک لوگ خوف زدہ ہیں وہ اس کاروبار میں فائدے میں ہیں۔ تو عام لوگوں کے لیے پھر اس کا کیا حل ہے؟ یہ تو ایک پرابلم میں نے بتایا ہے، اس کا حل یہ ہے اگر آپ کو علامات ہیں اور آپ کا PCR پازیٹیو ہے تو آپ نے مکمل طور پہ ویسے ہی اپنا علاج کرنا ہے جیسے ڈاکٹرز آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی علامات ٹھیک ہو چکی ہیں تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ یہ وائرس مر چکا ہے اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں پڑا ہے، اور اگر آپ کا